अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, अब हमने टेस्ट से पहले कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारी टेस्ट की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। अब इसमें मेरे पास सारे चैप्टर वाइज बहुत सारी टेस्टें पड़ी हुई हैं, तो हम चैप्टर नंबर 8 खोल लेते हैं और इस चैप्टर नंबर 8 में से ये बहुत सारी टेस्टें हैं जो एक एक करके मैं आपको सारी सॉल्व करवाऊंगा। फिलहाल हम एक टेस्ट खोल लेते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस टेस्ट में वो ये है कि इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डबल्ड। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड डबल कर दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज, तो कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी, यानी एम्पलीट्यूड को चेंज करने से कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए है टोटल एनर्जी, बी है मैक्सिमम वेलोसिटी, सी है मैक्सिमम एक्सीलरेशन और डी है टाइम पीरियड। तो सोचिए क्या चेंज नहीं होगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए था टोटल एनर्जी। अब आपको पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो बेटा टोटल एनर्जी के फार्मूले में एम्पलीट्यूड आता है। अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करोगे तो टोटल एनर्जी ने 4 टाइम्स हो जाना है। अब दूसरा जो ऑप्शन था वो था मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगर हम फार्मूला देखें तो वो होता है एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर बेटा हम मैक्सिमम वेलोसिटी भी लें तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी एक्स नॉट ओमेगा। अब मैक्सिमम वेलोसिटी के फार्मूले में भी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को डबल करने से मैक्सिमम वेलोसिटी ने डबल हो जाना है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी एम्पलीट्यूड का फर्क पड़ेगा मैक्सिमम वेलोसिटी पर। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमने देख लिया कि वेलोसिटी भी चेंज होगी और टाइम पीरियड तो 4 टाइम्स चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी था वो क्या था, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन होती है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो ऑप्शन में था मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो वंस अगेन मैक्सिमम एक्सीलरेशन तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू 1 कर दें तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो जाएगी एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड को डबल करने से मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी था वो था टाइम पीरियड। अब आप देखें कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड के फार्मूले में एम्पलीट्यूड नहीं है। आप भली टाइम पीरियड के दूसरे फार्मूले भी देख लें, जैसे कि स्प्रिंग पेंडुलम जो होता है वो 2π√m/k होता है, इसमें भी एम्पलीट्यूड नहीं है। और अगर आप सिंपल पेंडुलम देखें तो वो भी 2π√L/g होता है, तो इसमें भी एम्पलीट्यूड नहीं है। तो याद रख लो एम्पलीट्यूड को चेंज करने से टाइम पीरियड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर यह भी समझना है कि टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ता तो फिर फ्रीक्वेंसी पर भी नहीं पड़ता होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर भी नहीं पड़ता होगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2πf या 2π/T। बेटा इसमें 2π तो कांस्टेंट है, तो अगर कोई एक चीज कांस्टेंट है तो फिर सारी चीजें कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब है अगर टाइम पीरियड पर नहीं पड़ता तो फ्रीक्वेंसी पर भी नहीं पड़ता और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर भी नहीं पड़ता। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज इन रेजोनेंस विथ अनदर बॉडी इफ बोथ हैव। दो बॉडीज रेजोनेंस में कब होती हैं, जब दोनों का सेम मटेरियल हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो या सेम वेलोसिटी हो। तो बेटा ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है और ये रेजोनेंस की डेफिनेशन में ही है कि एग्रीमेंट बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज
आर एग्रीमेंट बिटवीन टू टाइम पीरियड्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F is equal to minus kx where k is spring constant. If the spring is cut into 4 identical segments, the spring constant of each segment is। अगर हम किसी स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिर ईच पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा। शुरू में लेट सपोज करो हमारे पास ये स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है ये L और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है बेटा। शुरू में इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब हमने किया क्या है कि इसके 4 पीसीज कर दिए हैं, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आइडेंटिकल पीसीज कर दिए। अब इसका जो एक पीस हो जाएगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी L/4। तो ईच आइडेंटिकल पीस जो है L/4 लेंथ वाला, बताओ कि इसका K जो है वो कितना हो जाएगा। तो हमने ये K मालूम करना है। इस नए K को आप K डैश भी बोल सकते हो। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। हमें पता है कि K जो है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यंग्स मॉडुलस पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रिंग वायर पर और लेंथ पर। तो स्प्रिंग को जब हमने पीसीज में डिवाइड किया तो नेचर तो चेंज नहीं हुई, एरिया भी चेंज नहीं हुआ। स्प्रिंग छोटा तो हो गया लेकिन पतला या मोटा नहीं हुआ, पर इसकी लेंथ कम हो गई है। तो लेंथ के हिसाब से अगर चलें तो इनवर्स रिलेशनशिप है, और इनवर्स रिलेशनशिप में आपको पता है कि हम सीक्वेंस कैसे लेते हैं, K2/K1 इज इक्वल टू L1/L2। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो K2 हमें चाहिए, बाद वाली K2, मतलब इसको हम K डैश भी बोल सकते हैं, अपान K1। शुरू में जो K1 है उसको हम K बोल देते हैं, शुरू में K था, इज इक्वल टू L1। तो शुरू में L1 क्या था L, और बाद में क्या हो गया L2 L/4 हो गया। अब यहां पर ये L में कट जाएगा और ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा 3rd नंबर से 1st नंबर पर। तो ये बन जाएगा आपका K डैश इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 4 और ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उधर चला जाएगा K। तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देख लें कि ऑप्शन नंबर बी 4K, ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अ स्टूडेंट वांटेड टू मेक अ पेंडुलम। एक स्टूडेंट चाहता था कि मैं एक ऐसा पेंडुलम बनाऊं हुज टाइम पीरियड वुड बी 1 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो। ही यूज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड फाउंड दैट द टाइम पीरियड इज हाफ सेकेंड। उसने एक स्ट्रिंग यूज किया जिसकी लेंथ L थी और देखा कि टाइम पीरियड तो हाफ सेकेंड आ गया। बनाना चाहता था 1 सेकेंड वाला, बन गया हाफ सेकेंड वाला। टू गेट द डिजायर्ड पीरियड ही शुड यूज अ स्ट्रिंग हुज लेंथ इज इक्वल टू। तो बताओ डिजायर्ड टाइम वाला, डिजायर्ड पीरियड वाला पेंडुलम बनाने के लिए इसको अब कितनी लेंथ यूज करनी पड़ेगी। पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G। अब आप देखेंगे कि शुरू में जब उसने पेंडुलम की लेंथ यूज की L, तो टाइम पीरियड क्या मिला उसको, हाफ सेकेंड। पर अब वो करना कितना चाहता है, 1 सेकेंड। तो बताओ कितनी लेंथ यूज करे। तो ये हो गया L डैश। अब हमें L डैश चाहिए। टाइम पीरियड के फार्मूले में 2π और सेम जगह पर G सेम है। तो टाइम पीरियड और लेंथ की जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से है, T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ। तो ये हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू √L/G
L2 अपान L1। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो सीक्वेंस सेम रहेगी, पर रूट के साथ है तो ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। अब T2 हमें चाहिए नहीं, अब T2 जो है वो है 1 सेकेंड, तो T2 के बदले हमने पुट कर दिया 1, और T1 जो शुरू में था वो क्या था, हाफ, यानी 1/2। अच्छा, L2 बाद वाली लेंथ हमें चाहिए, इसको हम बोल देते हैं L डैश, और शुरू वाली लेंथ क्या थी, शुरू वाली लेंथ थी बेटा L। अब अगर हम यहां पर स्क्वायरिंग टू, ये जो तीसरे नंबर पर 2 है ये हम अगर ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट L डैश अपान L। तो बेटा अगर हम स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स कर दें तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा L डैश अपान L। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये होने वाला है L डैश इज इक्वल टू 4L। तो अब हमें समझ में आया कि जो न्यू लेंथ है वो 4 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ के बराबर जब हो जाएगी तो टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाएगा। यानी जब लेंथ L थी तो पीरियड हाफ सेकंड था, अब हमने पीरियड को 1 सेकंड करना है तो लेंथ जो है वो 4 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी। प्रॉब्लम नंबर 5 आप देखें, with the increase in the mass of an object attached with a spring performing simple harmonic motion, the ratio of m upon t square will increase, decrease, remain same or none of these। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं पेंडुलम के साथ, जो मास लगा हुआ है स्प्रिंग पेंडुलम के साथ, उसको इंक्रीज करने से m अपान टी स्क्वायर के रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा, या नन ऑफ दीज, अभी भी कोई और बात है। तो वो होता है 2 पाई अंडर रूट m अपान के। अब यहां पर हमें m अपान टी स्क्वायर का रेशियो लेना है क्योंकि पूछा गया है m अपान टी स्क्वायर, तो इसलिए हम स्क्वायरिंग टू वो साइड करके ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये बन जाएगा m अपान बेटा के। तो अगर हम m अपान टी स्क्वायर करने के लिए ये टी स्क्वायर इधर ले आए तो ये हो जाएगा m अपान टी स्क्वायर, और ये k चला जाएगा उधर तो ये हो जाएगा k, और ये 4 पाई स्क्वायर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएंगे। तो हमसे पूछा है m अपान टी स्क्वायर के साथ क्या होगा, तो बेटा देखो m अपान टी स्क्वायर बराबर है k अपान 4 पाई स्क्वायर। अब k स्प्रिंग को तो आपने कुछ किया नहीं है, ना मोटा किया है, ना पतला किया है, ना लंबा किया है, ना छोटा किया है, तो ना ही उसकी नेचर चेंज हुई है, तो k चेंज होने वाला नहीं है, और ना ही 4 पाई स्क्वायर जो है वो चेंज होता है, तो ये सारा फैक्टर तो सेम ही रहने वाला है इन कंडीशंस में। तो m अपान टी स्क्वायर जो है वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसा इसलिए है कि मास को तो आपने इंक्रीज किया, पर मास को इंक्रीज करने से टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो गया होगा, सच दैट द रेशियो ऑफ m अपान टी स्क्वायर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कौन सी है, तो ये पहली इक्वेशन है a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमें पता ही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला होता है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बोलते हैं, और वो होता है x इज इक्वल टू a साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, सिंपल एम्पलीट्यूड, या रेसिप्रोकल ऑफ एम्पलीट्यूड। तो बेटा क्योंकि टोटल एनर्जी के बारे में पूछा गया है और आपको पता है कि टोटल एनर्जी का फार्मूला
अब हमें आता है और वो है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो 1/2 के कांस्टेंट होता है, तो टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। नंबर 8, अ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग इन एन इवैक्यूएटेड चेंबर, इट विल। अगर कोई सिंपल पेंडुलम एक इवैक्यूएटेड चेंबर में वाइब्रेट कर रहा है, इवैक्यूएटेड चेंबर माना जहां पर हवा वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह की वजह से पेंडुलम रुकेगा नहीं, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, कम्स टू रेस्ट इवेंचुअली, वो रुक जाएगा। ऑसिलेट विथ सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता रहेगा। ऑसिलेट फॉर एवर विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑसिलेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ऐसे चेंबर में जहां पर हवा वगैरह नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो वहां पर ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता रहेगा फॉर एवर विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, उसमें डैम्पिंग वगैरह नहीं होगी। नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट विथ अ मास m is suspended from an elastic spring with a spring constant k। एक स्प्रिंग के साथ m मास का ब्लॉक लगा हुआ है और वो जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल्ड, हाउ इट विल चेंज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो उसका टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा। तो ये तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि एम्पलीट्यूड जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने से टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी वगैरह पर फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, द पीरियड विल रिमेन्स द सेम। नंबर 10, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम विच कंप्लीट्स हाफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड विल बी। ऑप्शन ए 2 हर्ट्ज, ऑप्शन बी हाफ हर्ट्ज, ऑप्शन सी 1 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 4 हर्ट्ज। तो बेटा फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन होती हैं। तो ये तो सीधा सीधा इसने यही बोला है कि विच कंप्लीट हाफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो ये हाफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हर्ट्ज ही होगी। नंबर 11, अ पार्टिकल ऑन अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल स्प्रिंग पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड एम्पलीट्यूड आर बोथ डबल्ड। अगर हम उस पार्टिकल के मास और एम्पलीट्यूड को दोनों को डबल कर दें, देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ। तो स्पीड किस फैक्टर से चेंज होगी? वो होती है एक्स नॉट ओमेगा कास थीटा। अच्छा, ये स्पीड है। अब इसमें ये जो ओमेगा होती है इसका भी हमें पता है कि ओमेगा होता है √k/m के। तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर लें तो v बराबर हो जाएगा x नॉट √k/m cos थीटा। अच्छा बेटा, अब वो बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड को भी डबल कर दिया और मास को भी डबल कर दिया। तो इन दोनों को अगर हम डबल कर देंगे तो जो न्यू स्पीड हो जाएगी v डैश, वो क्या होगी? ये देखो 2x नॉट हो गया, एम्पलीट्यूड डबल हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम है पर मास जो है उसके साथ जो अटैच था, वाइब्रेट कर रहा था, वो भी डबल हो गया। तो अब होगा क्या कि जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ये दो और ये दो, अगर हम इसको बाहर निकाल कर रखें तो ये बच जाएगा 2/√2। ये बाहर आ गया तो 2/√2, बाकी सेम रहेगा। एक्स नॉट वही अंडर ये k/m वही हो जाएगा, k/m ओमेगा हो जाएगा और ये कास थीटा। अब बेटा 2/√2 को जब सॉल्व करेंगे तो 2/√2 क्या हो जाएगा? √2। 2/√2 को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? √2 एक्स नॉट ओमेगा कास थीटा। अब एक्स नॉट ओमेगा कास थीटा तो शुरू वाली वेलोसिटी है, इसलिए ये जो v डैश है ये √2 टाइम्स द ओरिजिनल वेलोसिटी हो जाएगी।
नंबर 12, द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेव होता है उसका फॉर्म कैसा होता है? तो हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो साइन वेव बनाती है। साइन वेव या कोसाइन वेव, दोनों को हम साइनोसोडियल वेव बोलते हैं। तो इसका वेव फॉर्म कैसा होता है? साइन वेव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर 13, द एक्सीलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल इज। तो जो प्रोजेक्शन होता है पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मूव करता है, उसका जो प्रोजेक्शन होता है उसकी एक्सीलरेशन क्या है? तो हमें बेटा पता है, हमने कैलकुलेट कर रखी है कि प्रोजेक्शन की एक्सीलरेशन क्या होती है? -ω²x। नंबर 14, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेटरी मोशन के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है? तो हमने देखा था सिंपल पेंडुलम में कि mg cos थीटा तो टेंशन में कट हो जाता था और mg sin थीटा जो था वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता था, और यही फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेटरी मोशन के लिए। नंबर 15, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कंजर्व्ड। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सी चीज कंजर्व रहती है? तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है ये टोटल एनर्जी होती है और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो है, ये कंजर्व नहीं रहता। नंबर 16, when length of the simple pendulum is doubled the frequency will change by a factor of। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो तो होता है 2 पाई √L/G। सिंपल पेंडुलम का पूछ रहा है, लेकिन टाइम पीरियड नहीं, ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी 1/2 पाई √L/G, नहीं ये उल्टा हो जाएगा G/L। अब वो बोल रहा है, अब डेटा में क्या है कि अगर लेंथ को डबल कर दें तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा? तो आप देखें कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी उसमें 1/2 पाई तो सेम रहेगा और G भी सेम है। G के बारे में नहीं बोल रहा कि चेंज हो रही है। लेंथ क्या है? लेंथ डबल हो गई, तो लेंथ को जब हमने डबल कर दिया 2L कर दिया। अब ये जो नया फैक्टर है 2, इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो न्यू फ्रीक्वेंसी f डैश विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स 1/2 पाई √G/L। अब ये जो सारा फैक्टर है ये ओरिजिनल फैक्टर है, जिसको हम शुरू वाली फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी 1/√2 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो लेंथ को डबल करने से फ्रीक्वेंसी जो है सिंपल पेंडुलम की वो 1/√2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 17, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड करता है, मास ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड करता है, मास ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है, या नेचर ऑफ थ्रेड पर डिपेंड करता है। पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या आता है? 2 पाई √L/G। पेंडुलम के टाइम पीरियड में लेंथ और जी आती है, तो यहां पर जी तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड करता है। 18, a body is said to be executing free vibration if it oscillate with। एक बॉडी फ्री वाइब्रेशन तब करती है जब वो ऑसिलेट करे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी के साथ, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्री वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि जब किसी बॉडी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने दिया जाए, तो जब कोई बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करती है तो उसकी वाइब्रेशन को हम फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 19,
A mass m is suspended with a spring vibrating with frequency f. If spring is cut into two identical halves and same mass is suspended with each half, then the new frequency of each segment will be. तो बेटा आपको पता है, लेट सपोज करो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसका शुरू में लेंथ क्या है L और स्प्रिंग कांस्टेंट है K. जब हम इसके दो पीस कर देंगे तो ये दो हिस्सों में जब डिवाइड हो जाएगा तो ईच पार्ट जो हो जाएगा वो L/2 का हो जाएगा. और आपको पता है स्प्रिंग को जब हम छोटा कर देते हैं तो उसका K इंक्रीज हो जाएगा. K है K डैश, वो इंक्रीज हो जाएगा. तो हाफ करने से जो इसका K है वो डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K. हमने एक प्रॉब्लम इस पर पहले भी किया है. सेम तरीके से इसका K जो है डबल हो जाएगा. अब जब K इसका डबल हो जाता है तो अगर आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखें जो हमसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है स्प्रिंग पेंडुलम के लिए 1/2 पाई √K/m. तो बेटा देखो, अगर हम K को डबल कर दें तो फ्रीक्वेंसी ने जो हो जाना है, न्यू फ्रीक्वेंसी ने वो 1/2 पाई, K डबल हो गया तो ये 2K यहाँ पर आ जाएगा, m तो नीचे है तो ये जो √2 वाला फैक्टर है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा. सो न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी √2 times the original frequency. Number 20. In simple harmonic motion of a particle at an instant when velocity of the particle is 0. सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए. अब बेटा वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो फिर ऑप्शन नंबर ए, एक्सीलरेशन इज 0. अब एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सीलरेशन 0 तो नहीं होती. एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम होती है, तो ये वाला ऑप्शन सही है. डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि जब वेलोसिटी 0 हो तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है. 21. When the frequency of the applied force is equal to one of the natural frequency of vibration, this phenomena is called. तो बेटा ये रेजोनेंस की डेफिनेशन है कि दो फ्रीक्वेंसी के दरमियान में एग्रीमेंट, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक अप्लाइड फ्रीक्वेंसी. तो जब इनके दरमियान में एग्रीमेंट होता है या ये बराबर हो जाती हैं तो इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस बोलते हैं. 22. If the mass of the pendulum is doubled, its time period is. बेटा ये सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है. अगर स्प्रिंग पेंडुलम होता तो स्प्रिंग की बात करता. अब आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम में मास नहीं आता, उसका फार्मूला होता है T = 2 पाई √L/g. इसलिए मास को इंक्रीज या डिक्रीज करने से पेंडुलम के टाइम पीरियड पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी remains same. 23. A quantity which indicates the state and direction of motion of a vibrating body is known as. State माना पोजीशन, स्टेट एंड डायरेक्शन. हमने पढ़ा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें पोजीशन और डायरेक्शन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो हम उसको फेज बोलते हैं. अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला देखें तो x = sin थीटा होता है. यहाँ अगर हम थीटा को खोल दें तो ये हो जाता है ω/t, और इनिशियल फेज भी हो तो हो जाता है ω/t + φ. तो बेटा ये ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ है इसको हम फेज बोलते हैं, क्योंकि ये हमें स्टेट और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों के बारे में बताता है. 24. At what place motion of simple pendulum is slowest? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2 पाई √L/g. बेटा मोशन सिंपल पेंडुलम की स्लोएस्ट तब होती है जब उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो. थोड़ा नोट करें कि अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो एक वाइब्रेशन में ज्यादा देर लगाएगा. जब वाइब्रेशन में ज्यादा टाइम लगेगा तो स्लो मूव करेगा ना, तभी तो ज्यादा टाइम लगा है. तो स्लोएस्ट तब होता है जब टाइम पीरियड ज्यादा हो.
फ्रीक्वेंसी कम हो। तो अब आप देख लो कि टाइम पीरियड ज्यादा कब होगा, जब g कम होगी। तो जिस जगह पर g की वैल्यू कम से कम होगी या 0 होगी, वहां पर टाइम पीरियड स्लोएस्ट से स्लोएस्ट होगा। पोल पर g की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटर पर थोड़ी कम होती है, यहाँ पर मोशन थोड़ी स्लो होगी। सरफेस ऑफ अर्थ ये जर्नली यहाँ पर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ अर्थ पर g की वैल्यू 0 होती है, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वजह से सिंपल पेंडुलम वहां पर रुक जाएगा। तो मोशन स्लोएस्ट से स्लोएस्ट कहां पर होगी, सेंटर ऑफ अर्थ पर। 25 इफ फोर्स इज इक्वल टू 0.04 न्यूटन एंड x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन k इज इक्वल टू, हुक्स लॉ से हमें पता है कि F इज इक्वल टू माइनस kx होता है और k जो है वो F अपान x होता है। अब हमें f और x दोनों की वैल्यू दी गई है, तो आप इसकी वैल्यू पुट करके देख लो कि फोर्स है 0.04, ठीक है, ये न्यूटन में दिया है और आपको ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस अगर इधर आ जाएं तो ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁻2 न्यूटन और ये बन जाएगा 4 और सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻2 मीटर। तो ये इसमें कट जाएगा, 4 में कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 न्यूटन पर मीटर। तो k की वैल्यू हो जाएगी 1 न्यूटन पर मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 A simple pendulum is moved from earth to moon. How does it change the period of oscillation? टाइम पीरियड जो है वो हम बार बार देख रहे हैं कि टाइम पीरियड 2π√L/g के बराबर होता है सिंपल पेंडुलम का। बेटा अगर हम जमीन पर थे तो g की वैल्यू ज्यादा थी और जब आप मून पर चले जाओगे तो टाइम पीरियड ऑन मून विल बी इक्वल टू 2π√L/, मून पर जाकर क्या होता है कि g की वैल्यू g/6 हो जाती है। इस वजह से मून पर सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो ये जो 6 है बेटा यहां से ऊपर चला जाएगा, तो ये L/g। तो मून पर जाकर जो टाइम पीरियड होगा ये एक्स्ट्रा फैक्टर √6 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2π√L ने देखा कि मून पर जाकर टाइम पीरियड √6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग विथ अ पीरियड t इज क्वाड्रपल्ड। व्हाट इज द न्यू पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन टर्म्स ऑफ t? अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 4 गुना इंक्रीज कर दें तो टाइम पीरियड क्या बनेगा? आप ये देखें कि लेंथ जो है अगर आप इसको 4L कर देते हो, L से कर दिया आपने 4L, तो बेटा 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2, तो न्यू टाइम पीरियड जो है वो ये 2 यहाँ से आ जाएगा बाहर, तो बाकी तो वही है 2π√L/g। तो ये तो शुरू वाला फैक्टर ही है ओरिजिनल t, तो t डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। 28 A simple pendulum has a period of 1 second. What is the length of the string? अब हमें टाइम के बदले 1 दे रहा है तो हमने यहाँ पर रख दिया 1, ये 2π, ये √L/g। क्योंकि बेटा हमें L चाहिए और वो अंडर रूट में है, तो स्क्वायरिंग टू बोथ साइड करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 4π² और ये अंडर रूट में से लेंथ और g बाहर आ जाएंगे। हमें लेंथ चाहिए तो लेंथ बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में g/4π²। तो ये 4π² अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको लें तो g की वैल्यू होती है 10 और 4 × 3.14, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10/12 29।
अ पेंडुलम क्लॉक सेट टू गिव करेक्ट टाइम इन कराची इज टेकन टू माउंट एवरेस्ट, इट वुड गिव करेक्ट टाइम इफ। एक पेंडुलम जो कराची में सही टाइम बताता है उसको हम माउंट एवरेस्ट ले जाते हैं, तो बताओ वहां पर जाकर वो सही टाइम बताएगा अगर। तो टाइम पीरियड का फार्मूला है 2π√L/G। ये पेंडुलम कराची के हिसाब से सेट हुआ था, पर माउंट एवरेस्ट पर जाकर G की वैल्यू कम हो जाती है। G की वैल्यू कम होने की वजह से टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पर जाकर पेंडुलम स्लो हो जाता है और टाइम कम मेजर करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वहां पर भी ये पेंडुलम सही टाइम बताए तो हमें L भी डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर G डिक्रीज हो जाती है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया। तो अगर न्यूमिनेटर भी हम सेम रेशियो में डिक्रीज कर दें तो ये ओवरऑल फैक्टर सेम रहेगा और टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पेंडुलम सही टाइम बताएगा। तो लेंथ को डिक्रीज करने से पेंडुलम माउंट एवरेस्ट पर सही टाइम बताएगा, क्योंकि वहां पर G भी कम हो जाती है। 30 लास्ट नंबर क्वेश्चन, व्हेन द मास रीचेस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज। जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर आता है यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन पोजीशन पर होगी तो मैक्सिमम, पर मे बी राइट की तरफ जा रहा हो, मे बी लेफ्ट की तरफ जा रहा हो, सो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ऑप्शन सही है।